क्या आपके बच्चे को लंबे समय से बुखार है, उसका वजन बढ़ नहीं रहा या उल्टा वजन घटता जा रहा है, उसे भूख नहीं लग रही, कमजोर है और अपने साथी बच्चों से पिछड़ता जा रहा है, तो इन सब लक्षणों को आप इग्नोर ना करें। ये बच्चों का टीबी भी हो सकता है। जी हाँ, बच्चों को भी टीबी होने का खतरा उतना ही है जितना बड़ों को होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके बच्चों को चुपचाप नुकसान पहुंचाती रहती है और अंदर ही अंदर उनको कमजोर करती जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धांश अग्रवाल, पल्मोनोलॉजिस्ट एट ब्रेथवेल क्लिनिक। आज आपके साथ आए हैं एक नया हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके, पीडियाट्रिक टीबी या बच्चों का टीबी। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश शुक्ला सर, जो कि बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और सर टीबी प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर भी हैं। वेलकम सर। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर श्रद्धांश। हमारे देश में टीबी बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर आप देखें तो भारत में जितने भी टोटल टीबी के केसेस होते हैं उसका करीब 10% टीबी जो है वो पीडियाट्रिक टीबी या बच्चों की टीबी है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो सेंट्रल टीबी डिवीजन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 3,40,000 के करीब पीडियाट्रिक टीबी के केसेस होते हैं। बट इससे भी जो दिक्कत वाला डाटा है वो ये कहता है कि हमारे देश में जो पीडियाट्रिक टीबी में डिटेक्शन गैप वो 56% के आसपास है। मतलब बच्चों की टीबी में हम सिर्फ आधे ही केस आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमें जन जागरूकता के साथ और अपने प्रयासों के द्वारा अधिक से अधिक टीबी केस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा सर, बच्चों में टीबी के क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी बच्चे में 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही हो, दूसरा बच्चे का वजन पिछले 3 महीने में 5% से ज्यादा कम हुआ हो या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो, तीसरा बच्चे को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार हो और कोई ज्ञात कारण ना हो, और चौथा बच्चे के आसपास कोई एडल्ट पेशेंट हो जिसमें टीबी का ट्रीटमेंट लिया हो या टीबी का इन्फेक्शन रहा हो इन द पास्ट। तो सर हमारे व्यूअर्स के साथ आप कोई क्लिनिकल केस शेयर करें जो बहुत कॉमन है। देखिए डॉक्टर श्रद्धांश, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पिछले लास्ट मंथ ही एक बच्चा अपने दूरस्थ एक एनआरसी है वहां पे भर्ती हुआ था और उसका वजन नहीं बढ़ रहा था। बच्चे में समस्या ये थी कि खांसी भी लंबे समय से थी और साथ में बुखार भी आ रहा था। जब उसका एक्सरे चेस्ट कराया गया तो उसमें टीबी के लक्षण थे। बच्चे से फिर वहां से हिस्ट्री पूछी गई तो हिस्ट्री में भी ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो उसका पिता है वो टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा था। फिर बच्चे को एडमिट किया गया, उसका गैस्ट्रिक एस्पिरेट पे टीबी सेंसिटिव आया, रिफैम्पिसिन सेंसिटिव टीबी आई और बच्चे का ट्रीटमेंट चला और बच्चा अभी ठीक स्थिति में है। तो मतलब सर सही डायग्नोसिस और सही समय पे इलाज बच्चों को पूरी तरह से वापस स्वस्थ बना सकता है। बिल्कुल। इसी के आगे बढ़ते हुए हम मिथ बस्टिंग राउंड में आएंगे। क्या हर खांसी टीबी होती है? नहीं, हर खांसी बिल्कुल टीबी नहीं हो सकती। जो खांसी का जो सबसे प्रमुख कारण है वो वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें मूलतः खांसी 7 से 10 दिन तक रहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद कुछ एलर्जिक कफ होते हैं लेकिन वो एपिसोडिक नेचर के होते हैं। बच्चे को अर्ली मॉर्निंग में कफ होता है, साथ में बच्चे को कोई फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जी की, और एपिसोडिक नेचर से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स में भी बच्चे को कफ हो सकता है। अगर ये सब कारण रूल आउट हुए हैं और कफ 15 दिन से ज्यादा चल रहा है तो हमें टीबी के बारे में सोचना चाहिए। क्या बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद कभी टीबी नहीं हो सकती? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत भ्रांति है। बीसीजी वैक्सीनेशन सिर्फ टीबी के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है, जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद भी टीबी हो सकती है। और सर एक बहुत कॉमन सवाल, अगर खांसी नहीं है तो टीबी हो ही नहीं सकती? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों के शरीर में टीबी किसी भी अंग में हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे को लिम्फ नोड का टीबी है तो उसमें सिर्फ स्वेलिंग दिखेगी। पेट की टीबी है तो एब्डोमिनल सिम्टम ही होंगे। अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है तो बच्चे को झटके आ सकते हैं या बच्चे की गर्दन अकड़ सकती है। इसके अलावा कुछ एंडोब्रोंकियल केसेस में भी टीबी में ड्राई कफ होता है, मतलब बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं बट बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं हो सकते। तो ऐसा कहना कि खांसी नहीं है तो टीबी नहीं है, ये पूर्णतः गलत है। इसी के बाद सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर बच्चों में टीबी फैलती कैसे है? देखिए, बच्चों में टीबी फैलने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो कोई एडल्ट पेशेंट जिसमें टीबी का इन्फेक्शन हो, तो उसके खांसने, छींकने और सेक्रीशन से टीबी का इन्फेक्शन बच्चों को
हो सकता है। और सर किन बच्चों में टीबी होने के खतरा ज्यादा रहता है? देखिए, सबसे ज्यादा टीबी होने का खतरा उन बच्चों में होता है जिनकी इम्यूनिटी किसी भी तरीके से कम है, जैसे माल नरिश बच्चे हैं, या दूसरा आपके HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, या किसी भी कारण से अगर इम्यूनिटी कम है तो बच्चे में टीबी का खतरा बढ़ जाता है, या 5 साल से छोटे बच्चे हैं। जी, तो सर हमारे व्यूवर्स को आप डेंजर साइंस के बारे में बताएं जिसे वो ध्यान रखें और बच्चों की जान बचा सकें। देखिए, अगर किसी बच्चे को आपके आसपास टीबी है और उसमें अगर सांस में तकलीफ हो रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, या बच्चे को झटके आ रहे हैं, तो ये सब खतरे के लक्षण है। बच्चे को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना चाहिए। जी सर। तो इसी में आगे बढ़ते हुए सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों की टीबी डायग्नोस कैसे करें? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि हमारा दुश्मन है टीबी। तो टीबी से बचाव के लिए जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को जल्द से जल्द जानना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारा दुश्मन हमारे किन किन हथियारों मतलब हमारी दवाओं के प्रति सेंसिटिव है। तो अगर ये 2 महत्वपूर्ण चीज इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हम गैस्ट्रिक एस्पिरेट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो खखार होती है उसको पेट में गुटक लेते हैं, तो हम पेट से कंटेंट बाहर निकाल के और उसमें टीबी का परीक्षण करते हैं। दूसरा, इंड्यूस्ड स्प्यूटम के साथ बच्चे को नेबुलाइज करके हम खखार निकाल सकते हैं, या बड़ा बच्चा है तो वैसे भी हम खखार से जांच कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बच्चे का एक्सरे कराना चाहिए। देन अगर लिम्फ नोड का टीबी है तो हमें सुई के जांच के द्वारा उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। स्पाइनल टीबी या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में हमें CSF की जांच करानी चाहिए, CT स्कैन की भी जरूरत पड़ती है, और एंडोब्रोंकियल टीबी है अगर तो उसके लिए बाल टेस्ट होता है, ब्रोंकियोलिवर लावाज की जरूरत पड़ती है। तो हमने करी साइन सिम्टम्स और डायग्नोसिस की बात। सर इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बच्चों में अगर टीबी डायग्नोस हो जाती है और ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो पूरा 6 महीने का उपचार अवेलेबल है, और अगर सही समय पे हम उपचार शुरू करें और पूरा ट्रीटमेंट लें तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। दवाइयों के साथ साथ बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन क्या है कि बच्चे को संतुलित आहार लेने की जरूरत है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है मान लीजिए, तो उसको माँ का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। 6 महीने से 2 साल के बीच में तो पूरा का आहार देना है। उससे बड़ा बच्चा है तो हमें प्रोटीन रिच डाइट पे मेनली फोकस करना है, जिसमें अंडा है, आपका दालें हैं, सब्जियां हैं और फल हैं। इन सब में हमें फोकस करने की जरूरत है। सर जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को टीबी घर के बड़े एडल्ट्स के थ्रू या हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स के थ्रू होती है, तो इससे बच्चों का बचाव कैसे किया जाए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि अगर घर में कोई भी टीबी पॉजिटिव मरीज है तो उसको मास्क लगा के रखना चाहिए और उसका घर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो भी टीबी के पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है उसके हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट मतलब घर के कॉन्टेक्ट लोगों का टीबी की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर उसमें टीबी के सिम्टम्स हैं और एक्सरे में भी अगर फाइंडिंग दिख रही है तो उसका टीबी का ट्रीटमेंट चलेगा, और अगर फाइंडिंग नहीं है तो हमें टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी देना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीबी एक खतरनाक बीमारी है जिसे दवाइयों द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। इसी के प्रयासों में हमारी सारी सरकारें अथक प्रयासों में लगी हैं। इसके बारे में सर आप कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, हमारी सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसका नाम है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत टीबी की डायग्नोसिस, टीबी का ट्रीटमेंट मुफ्त में दिया जाता है। साथ ही पोषण से संबंधित निश्चय पोषण योजना भी है जिसमें टीबी के मरीज को हम पोषण संबंधित सहायता भी दी जाती है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम आएंगे रैपिड फायर राउंड में। तो सर बच्चों में टीबी का सबसे कॉमन लक्षण कौन सा है? देखिए, बच्चों में मूलतः जो कॉमन लक्षण है उसमें अगर किसी बच्चे का वजन 3 महीने से बढ़ नहीं रहा या 5% से कम हो रहा है, बच्चे को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है या बुखार है जिसमें कोई ऑब्वियस कारण आइडेंटिफाई नहीं है, तो हमें टीबी के बारे में सोचना चाहिए। सर बच्चों में सबसे डेंजरस टीबी कौन सी है? देखिए, बच्चों में सभी टीबी डेंजरस है, लेकिन अगर आप बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या दिमाग की टीबी सबसे खतरनाक हो। और क्या सर चाइल्डहुड टीबी पूरी तरह से क्योरेबल है? बिल्कुल 100% क्योरेबल है। अगर सही समय पे उपचार दिया जाए तो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जी सर। तो सर क्लोजिंग मैसेज आप हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम सबके सामूहिक प्रयास से टीबी हारेगा और देश जीतेगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम एंडिंग की तरफ लाते हैं। इसमें आपको समझने वाली बात है कि अगर बच्चों का टीबी सही समय पे डायग्नोस हो जाए, सही समय में उसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए,
तो बच्चों की जान बचाई जा सकती है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके भविष्य की रक्षा की जा सकती है। भविष्य में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार, जल्दी मिलेंगे एक नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।